नमस्कार सर्व शिक्षक मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो. CTTच्या हिंदीच्या अभ्यासामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. हिंदी एवं शिक्षणशास्त्र या विषयामध्ये आपण हिंदीची आज पहिली तासिका घेत आहोत. सुरू करूया आपण आपली पहिली तासिका. भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के मध्य के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है. हमें चार पर्याय यहाँ पर दिए गए हैं. चार पर्याय अगर आपने देखे तो आपके समझ में आएगा. पर्याय क्रमांक सी जो है, बालक व्याकरण के नियमों को जाने बिना परिवेश के साथ अंतक्रिया करने के भाषा के अर्थों को ग्रहण करने लगता है. यह पर्याय इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भाषा अर्जन स्वाभाविक और अचेतन होता है. जहाँ बालक नियमों के बजाय परिवेश से भाषा सीखता है, यह विकल्प अर्जन की मूल परिभाषा को सटीक रूप से परिभाषित करता है. इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ. नोम चॉम्स्की के भाषा अर्जन उपकरण LAD के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के संदर्भ में कौन सा तर्क सबसे प्रभावशाली है. तो यहाँ पर सबसे आखिरी का जो पर्याय है उस पर्याय की तरफ हम देखेंगे तो आप पर्याय क्रमांक ए भी पढ़ सकते हो, उसके बाद में बी पढ़ो, उसके बाद में हम सी और डी की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पर दुनिया की सभी भाषाओं में एक अंतर्निहित व्याकरणिक ढांचा होता है जिसे बच्चा सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में पहचान लेता है. चॉम्स्की का मानना था कि यूनिवर्सल ग्रामर की सहायता से बच्चा किसी भी भाषा की संरचना को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर सकता है. इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक डी. आगे बढ़ते हैं सवाल 3 की तरफ. स्टीफन क्रेशन के इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार एक शिक्षक को भाषा अर्जन को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों को किस प्रकार की सामग्री प्रदान करनी चाहिए. इस प्रश्न का भी उत्तर हम देखने की कोशिश करेंगे. तो पर्याय क्रमांक डी देखो. सामग्री जो छात्र के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर हो, जिसे वह संदर्भ की सहायता से समझ सके. क्रेशन के अनुसार यानी I+1 यानी वर्तमान स्तर, आय का मतलब होता है वर्तमान स्तर, प्लस एक स्तर ऊपर ही स्वाभाविक अर्जन के लिए सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है. इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं सवाल 4 की तरफ. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम और विकास में सामाजिक अंतरक्रिया की भूमिका को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है. तो यहाँ पर भी सवाल जो है जो जवाब दिए हैं चार पर्यायों में से पर्याय क्रमांक डी देखो. बच्चे अपने से अधिक ज्ञानी MKO यानी मोर नॉलेजेबल ऑदर, तो उसे MKO कहा जाता है, के साथ संवाद के माध्यम से भाषाई कौशलों का अर्जन करते हैं. तो वाइगोत्स्की सिद्धांत में मोर नॉलेजेबल ऑदर यानी MKO के साथ अंतरक्रिया अधिगम का आधार माना जाता है. इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक डी. आगे बढ़ते हैं सवाल 5 की तरफ. जीन पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम संज्ञात्मक विकास का ही एक हिस्सा है. इस संदर्भ में अहम केंद्रित वाक्य का क्या अर्थ है. तो यहाँ पर हमें 4 पर्याय दिए हैं. चारों पर्याय आप पढ़ सकते हो और चारों पर्याय में से पर्याय डी जो है उसकी तरफ आपका मैं तवज्जो लेना चाहूँगा. बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के बजाय स्वयं से ही संवाद करता है. पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वाक्य यह दर्शाता है कि बच्चा अभी संज्ञात्मक रूप से आत्मकेंद्रित है. इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है. छठा प्रश्न देखते हैं. एक प्राथमिक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को बिना व्याकरण सिखाए कहानियों के माध्यम से भाषा सिखा रहा है. यह प्रक्रिया भाषा अर्जन के किस सिद्धांत का समर्थन करती है. तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा. तो प्रगाढ़ निवेश यानी रिच इनपुट और अर्थपूर्ण संदर्भ के माध्यम से स्वाभाविक विकास, यह इसका सही जवाब है, क्योंकि कहानियाँ एक समृद्ध भाषाई वातावरण प्रदान करती है जहां बच्चा अर्थ ग्रहण करते हुए भाषा का अर्जन करता है. इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है, सही उत्तर है.
आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। भाषा अधिगम में अंतर्भाषा यानी इंटर लैंग्वेज की संकल्पना का क्या महत्व है, विशेषकर जब कोई छात्र दूसरी भाषा सीख रहा हो। तो यहाँ पर 4 पर्याय आपके सामने पेश किए गए हैं। चारों पर्याय को आप देख सकते हो। सबसे आखिरी पर्याय क्रमांक डी की तरफ ख्याल दो। यह मातृभाषा और लक्ष्य भाषा के बीच का एक गतिशील चरण है जो छात्र की सीखने की प्रगति को दर्शाता है। इंटर लैंग्वेज जो होता है वह अस्थायी भाषा प्रणाली है जो शिक्षार्थी अधिगम के दौरान विकसित करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 8 की तरफ। व्यवहारवादी बीएफ स्किनर के अनुसार भाषा अर्जन में पुनर्बलन यानी मराठी में त्याला आपण प्रबलन म्हणतो की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 पर्याय दिए गए हैं। चारों पर्याय के मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चारों पर्यायों में से पर्याय क्रमांक डी देखो, सही अनुकरण और प्रतिक्रिया मिलने पर मिलने वाली प्रशंसा भाषाई आदतों को सुदृढ़ करती है। यानी स्किनर का मानना था कि भाषा एक आदत है जो उद्दीपक और सकारात्मक पुनर्बलन से विकसित होती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। द्वितीय भाषा अधिगम के संदर्भ में क्रांतिक अवधि परिकल्पना का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो पर्याय दिया गया है उसकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा। आयु का वह विशेष कालखंड जिसमें मस्तिष्क भाषाई इनपुट के प्रति अत्याधुनिक संवेदनशील होता है। अभी CPH यानी क्रिटिकल पीरियड हाइपोथिस, इसे कहते हैं CPH के अनुसार किशोर अवस्था से पहले भाषा अर्जन सबसे सहज और पूर्ण होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 10 की तरफ चलते हैं। कक्षा में भाषाई विविधता मल्टी लैंग्वेजिज्म जो होता है अधिगम के संसाधन के रूप में उपयोग करने का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर भाषाई विविधता जो है उसे अधिगम के संसाधन के रूप में उपयोग करने का क्या तात्पर्य है। तो उसका तात्पर्य बी में दिया है, विभिन्न भाषाओं के शब्दों और अनुभवों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बनाना। तो यहाँ पर बहुभाषिकता एक संपत्ति है जो संज्ञात्मक लचीलापन और बेहतर अर्जन में मदद करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक जो बी है यह इस प्रश्न का सही जवाब है। आप चारों पर्याय को आपके सामने मैंने रखा है, लेकिन बी की तरफ ख्याल दो। बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। भाषा अर्जन के दौरान अति सामान्यीकरण की त्रुटि का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। अति सामान्यीकरण, तो यहाँ पर 4 पर्याय आपके सामने हैं। तो उसमें से पर्याय क्रमांक बी देखो, बच्चों द्वारा खाया की तर्ज पर पिया की जगह पियाया या अनियमित क्रियाओं पर नियमित नियम लागू करना, उसे अति सामान्यीकरण कहा जाता है। तो बच्चा जब एक नियम को जैसे या जोड़ना उन शब्दों पर भी लगा देता है जहां वह नहीं लगता, तो वह अति सामान्यीकरण माना जाता है। यानी या जहाँ पर नहीं जोड़ना चाहिए वहाँ पर जोड़ा जाता है। हर जगह पर या जोड़ना जब बच्चा करता है तो उसे अति सामान्यीकरण कहा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 12 की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका मानती है कि भाषा अर्जन में अनुकरण ही एकमात्र विधि है, आप उसे किस शोध या सिद्धांत के आधार पर चुनौती देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर जो पर्याय दिया है उसकी तरफ देखते हैं हम। चॉम्स्की का तर्क कि बच्चे ऐसे वाक्य भी बोलते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुने हैं, तो रचनात्मकता, उसे रचनात्मकता कहा जाता है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सृजनात्मक है, बच्चे नियमों के आधार पर नए वाक्य बनाते हैं, वे केवल तोते की तरह नकल नहीं करते, तो इसे यहाँ पर अनुकरण कहा जाता है। तो हम पर्याय क्रमांक जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर भाषा अर्जन के लिए बाल साहित्य का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मापदंड जो है पर्याय क्रमांक ए में दिया है, तो हम उसकी तरफ देखेंगे। साहित्य बच्चों के भाषाई स्तर, अनुभव और रुचियों के अनुकूल एवं चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। अर्जन तभी प्रभावी होता है जब सामग्री छात्र के पूर्व अनुभव से जुड़ी हो और सार्थक संदर्भ प्रदान करे। तो इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की के निजी भाषण और पियाजे के अहम केंद्रीय वाक्य
के बीच मुख्य वैचारिक मतभेद क्या है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखो, पर्याय क्रमांक बी आप जब देखोगे तो आपके समझ में आएगा। पियाजे इसे सामाजिकता का अभाव मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की इसे स्व निर्देशन का साधन मानते हैं। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा खुद को निर्देश देने के लिए जोर से बोलता है, यह कहना है वाइगोत्स्की का। और पियाजे का कहना है इसे केवल एक विकासात्मक अवस्था वह मानते हैं। ऐसा यहाँ पर उन दोनों के वैचारिक में मतभेद माना जाता है, इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, सवाल 15 की तरफ चलते हैं। भाषा अधिगम के दौरान त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो पर्याय क्रमांक सी देखो, यह समझना कि छात्र भाषा के नियमों को किस प्रकार आत्मसात कर रहे हैं और कहाँ वैचारिक अंतर्जाल है। त्रुटियां यह जानने की खिड़की है कि छात्र के मस्तिष्क में भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसे चल रही है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ चलते हैं। द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात सबसे अधिक कहाँ देखा जाता है। तो यहाँ पर जो मातृभाषा होती है उसका व्याघात सबसे अधिक कहाँ देखा जाता है, तो वह पर्याय क्रमांक डी में देखो, उच्चारण और वाक्य संरचना में, जहाँ छात्र लक्ष्य भाषा में अपनी मातृभाषा के नियमों को आधारित करता है। तो व्याघात तब होता है जब मातृभाषा की आदतें नई भाषा सीखने में बाधा डालती है, उसे व्याघात कहा जाता है। उदाहरणार्थ गलत उच्चारण या शब्द का क्रम, इसमें जब गड़बड़ी होती है तो समझना यह व्याघात है। तो पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 17वां प्रश्न, भाषा अर्जन के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार एक बालक की भाषाई क्षमता का सर्वोत्तम विकास कब होता है। तो पर्याय क्रमांक सी देखो, जब उसे अर्थपूर्ण और समृद्ध सामाजिक संदर्भों के अंतर्क्रिया करने के अवसर मिले। अब इसका स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। भाषा समाज में और समाज के लिए सीखी जाती है, भाषा समाज में सीखी जाती है और समाज के लिए सीखी जाती है। संदर्भ जितना समृद्ध होगा अर्जन उतना ही गहरा होगा। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ देखो, कक्षा 3 की शिक्षिका बच्चों से कहती है, आज हम बाजार के बारे में बात करेंगे, आप सभी अपनी भाषा में बाजार के अनुभव सुनाएं। यहाँ शिक्षिका किस नीति का पालन कर रही है, तो यहाँ पर शिक्षिका मातृभाषा के माध्यम से संज्ञात्मक और भाषाई पुल यानी स्केल बॉन्डिंग का निर्माण कर रही है, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग बच्चों के पूर्व ज्ञान को नई कक्षा की भाषा से जोड़ने में मदद करता है। इसलिए यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए जो है, पर्याय क्रमांक ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर भी है और सही जवाब भी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 19 की तरफ। भाषा अधिगम में सचेतनता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हमें ख्याल देना चाहिए, छात्रों का ध्यान भाषा की औपचारिक संरचनाओं और नियमों की ओर आकर्षित करना, इसे ही यहाँ पर सचेतना कहा जाता है। तो पर्याय क्रमांक डी जो है यह इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि अधिगम के नियमों के प्रति सचेत रहना कहलाता है ताकि छात्र अपनी भाषा सुधार सके, उसे ही कॉन्शियस राइजिंग कहा जाता है। तो पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ चलते हैं। भाषा अर्जन के संदर्भ में निवेश समृद्ध परिवेश यानी इनपुट रिच इन्वायरमेंट का क्या महत्व है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 पर्याय हमारे सामने दिए हैं। चारों में से सबसे आखिरी पर्याय देखो, यह बच्चे को भाषा के विभिन्न रूपों और प्रयोगों को स्वाभाविक रूप से देखने और सुनने का अवसर देता है, क्योंकि परिवेश जितना समृद्ध होगा बच्चा उतनी ही सहजता से भाषाई संरचनाओं को आत्मसात करेगा। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ चलते हैं। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध के अनुसार यदि एक बच्चा कोई अशुद्ध वाक्य बोलता है तो शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो उसे हमें तत्काल नकारात्मक पुनर्वलन या सुधार देना चाहिए ताकि गलत आदत ना बने। पर्याय क्रमांक 1 की तरफ आप अपना तवज्जो लेकर जाइए। स्किनर के अनुसार आदतों का निर्माण सही अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण से ही होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ चलते हैं। भाषा अधिगम के दौरान
अवबोधन स्तर जो होता है, कॉम्प्रेहेंसिव लेवल और उत्पादन स्तर, प्रोडक्शन लेवल में क्या संबंध होता है, अवबोधन स्तर और उत्पादन स्तर में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय को आप अच्छी तरह से देखो। पर्याय क्रमांक सी की तरफ अपना तवज्जो लेकर जाओ। बच्चे की समझ और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता से पहले और अधिक विकसित होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक सी, अर्जन में बच्चा पहले भाषा समझता है और उसके बाद में वह बोलना शुरू करता है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। चॉम्स्की के गहन संरचना और सतही संरचना के बीच का अंतर क्या है? तो यहाँ पर गहन संरचना का अर्थ को दर्शाती है, गहन संरचना अर्थ को दर्शाती है, जबकि सतह संरचना वाक्य के बोले गए रूप को दर्शाती है। तो नोम चॉम्स्की के अनुसार हम अर्थ यानी डीप जो होता है अर्थ, हम अर्थ को विभिन्न रूपों में बदल सकते हैं, हम अर्थों को विभिन्न रूपों में बदल सकते हैं, इसलिए पर्याय क्रमांक डी जो है, पर्याय क्रमांक डी आप देख सकते हो, पर्याय क्रमांक डी गहन संरचना अर्थ को दर्शाती है, जबकि सतह संरचना वाक्य में बोले गए रूप को, इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ चलते हैं। द्वितीय भाषा अर्जन में भावात्मक फिल्टर के उच्च होने का परिणाम क्या होता है? तो यहाँ पर 4 पर्याय आपके सामने दिए हैं, तो उनमें छात्र के लिए भाषाई इनपुट अवरुद्ध होता है और अर्जन की गति धीमी हो जाती है। क्रेशन के अनुसार यदि छात्र तनावग्रस्त या डरा हुआ हो तो उसका भावात्मक फिल्टर इनपुट को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देता, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक डी। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ। भाषा अधिगम में अनुवाद विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी सीमा क्या है? यह छात्र की मौखिक संप्रेषण क्षमता यानी स्पीकिंग स्किल के विकास की उपेक्षा करती है, क्योंकि अनुवाद विधि केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित होती है, जिससे छात्र वास्तविक जीवन में बोल नहीं पाता। इसलिए इस प्रश्न में 4 पर्याय दिए हैं, लेकिन पर्याय क्रमांक सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही जवाब माना जाएगा। पर्याय क्रमांक सी यही इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच प्रारंभिक वर्षों में कैसा संबंध होता है? तो भाषा और विचार के बीच प्रारंभिक संबंध कैसा होता है? भाषा और विचार 2 स्वतंत्र धाराएं होती है जो लगभग 3 वर्ष की आयु में आपस में मिल जाती है, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना था कि प्रारंभ में वाक और चिंतन अलग होते हैं, फिर प्राइवेट स्पीच के माध्यम से वे एक हो जाते हैं। इसलिए 4 पर्याय देखो, 4 पर्याय से बी पर्याय जो है, पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल 27 की तरफ। प्रारंभिक साक्षरता के चरण में बच्चों द्वारा की जाने वाली आड़ी तिरछी रेखाएं क्या दर्शाती है? तो आड़ी तिरछी जो रेखाएं होती है यह दर्शाती है कि बच्चा अर्थपूर्ण प्रतीकों और लेखन की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। पर्याय क्रमांक सी देखो, यहाँ पर उसका जवाब दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रैबलिंग जो होती है, आड़ी तिरछी जो रेखा निकालना उसे स्क्रैबलिंग कहते हैं। यह महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है जहां बच्चा समझता है कि लकीरों के माध्यम से संदेश भेजा जा सकता है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। एक छात्र अपनी कक्षा में हिंदी बोलते समय बार बार अपनी मातृभाषा जैसे कि पंजाबी के मुहावरों का प्रयोग करता है। एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो यहाँ पर सबसे आखिरी जो पर्याय दिया है उसकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा। उसकी अभिव्यक्ति की सराहना करनी चाहिए और अन्य छात्रों को भी इसका अर्थ समझाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग अर्जन में सहायक है और कक्षा के भाषाई वातावरण को समृद्ध बनाता है, इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही जवाब है। 29वां प्रश्न। भाषा अधिगम में मौन अवधि साइलेंट पीरियड का क्या महत्व है, विशेषकर द्वितीय भाषा सीखने वालों के लिए? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखो, यह वह समय है जब छात्र भाषा का आंतरिक प्रसंस्करण कर रहा है यानी प्रोसेसिंग कर रहा होता है और बोलने के लिए तैयार हो रहा है। द्वितीय भाषा सीखने वाले अक्सर शुरू में चुप रहते हैं, क्योंकि वे केवल इनपुट ग्रहण
करते रहते, सुनते रहते। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आखिरी प्रश्न, भाषा अर्जन और अधिगम के संपूर्ण संदर्भ में प्रकार्यवादी दृष्टिकोण किस बात पर सबसे अधिक बल देता है? तो यहाँ पर किस पर बल देता है? भाषा के वास्तविक उपयोग और सामाजिक संदर्भों में अर्थ संप्रेषण पर वह सबसे ज़्यादा बल देता है। प्रकार्यवादी मानते हैं कि भाषा का अस्तित्व ही संवाद और सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए ही है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। इस तरह से 30 प्रश्न हमने लिए हैं। हिंदी भाषा है, थोड़ी समझने में हमें मुश्किल आ सकती है, लेकिन शुरू में ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में आप सभी उसके अधीन हो जाओगे. म्हणजेच काय तर या ठिकाणी आजचं जे प्रकरण आहे तर ते प्रकरण आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. आजचा जो आपला टॉपिक होता, हा टॉपिक या ठिकाणी विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध. तो यहाँ पर हमने इस अधिगम का अर्जन, तो यहाँ पर अधिगम का अर्जन. अब अधिगम और अर्जन में क्या फरक होता है? अधिगम म्हणजेच काय तर अधिगम म्हणजे जाणीवपूर्वक शाळेमध्ये जाऊन एखादी भाषा शिकणं किंवा जाणीवपूर्वक या ठिकाणी केलेलं आपण ते भाषा शिकण्यासाठी केलेलं कार्य, त्याला अधिगम असं म्हटलं जातं. आणि अर्जन जे आहे, अर्जन हे जे असतं, अर्जन म्हणजेच काय तर नॅचरली पद्धतीनं, म्हणजे शाळेत न जाता अनौपचारिक पद्धतीने जेव्हा आपण एखादी भाषा शिकतो किंवा एखादं ज्ञान घेतो तेव्हा त्याला अर्जन म्हटलं जातं. अर्जन म्हणजे अनौपचारिक शिक्षण आणि अधिगम म्हणजे औपचारिक शिक्षण, ही त्याच्यामधला फरक आहे. आशा करतो की तुम्हाला आजची तासिका समजली असेल. जर समजली असेल तर या ठिकाणी लाईक करा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून सगळे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. इथंच थांबतो. पुन्हा भेटूया नवीन तासिकेमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.